बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। जैसा कि थंबनेल पे लिखा है, अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान से मदद मांग ली है अफ़गानिस्तान के सिलसिले में। इस सिलसिले में किस किरदार को उन्होंने इन्वॉल्व किया है और उस किरदार की मीटिंग क्या हो रही है तेहरान के अंदर, हम आपको ये बताएंगे तमाम सबूतों के साथ और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ रिलेट करने के बाद आपको बताएंगे कि दरअसल अमेरिका बिल आखिर ईरान से बात करने पर राज़ी क्यों हुआ है, अफ़गानिस्तान के अमन को देखते हुए, अपनी मौजूदा ज़िल्लत को देखते हुए और मुस्तकबिल करीब में जो अमेरिका और नेटो फोर्सेस की पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान जल्दबाजी में निकलने के हवाले से। ये अब सारी दुनिया कह रही है, खुद अशरफ गनी भी कह रहे हैं, चीन भी कह रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है और अब बरतानिया से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। ये चीज़ भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बरतानिया में ये आवाज़ें हैं कि नहीं, भेजो वापस बरतानवी फ़ौज को काबुल के अंदर। वो क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, ये भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस का एक हंगामी इजलास तलब किया गया है और प्योरली अफ़गानिस्तान को सामने रखते हुए उस इजलास के अंदर क्या चीज़ डिस्कस होने जा रही है। भारत की, इंडिया की ज़ेर सदारत ये यूनाइटेड काउंसिल का इजलास है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी, चीन का किरदार और दीगर जो ममालिक हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, रूस भी शामिल है, वो कितना अपना इनपुट दे सकते हैं। क्या ये महज बहस के लिए इजलास है, क्या अमेरिका की पॉलिसीज़ के ऊपर तुफ करने के लिए इजलास है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल, अगर आपका दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा देंगे तो मज़ीद अपडेट्स भी आप तक पहुँचती रहेंगी। मैं तीनों इश्यूज़ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं यूनाइटेड नेशंस के इस अहम इजलास से मुतल्लिक आपको बताता हूँ। ये हंगामी इजलास है सलामती कौंसिल का, सिक्योरिटी कौंसिल का। इससे कबल ये हंगामी इजलास बुलाया गया था मई के महीने में रिगार्डिंग फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट पे, जहाँ कुछ ही अरसे के अंदर 11 रोज़ा जंग के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ था। वो पाकिस्तान की जानिब से फोर्स किया गया था, चीन की जानिब से फोर्स किया गया था, उस पर इजलास बुलाया गया था। ये इजलास जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। जिस तरह हमेशा से ये हंगामी इजलास है और इसका बता दिया गया है टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान है। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल के इस हंगामी इजलास का एजेंडा तो मैंने आपको बताया, थोड़ी सी अपडेट सुन लें। ये बुलाया क्यों गया? वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के हनीफ अतमार, उन्होंने मंगल के रोज़, हाँ जी ट्यूसडे को, उन्होंने इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की थी और उनको ना सिर्फ बात की थी बल्कि मुबारकबाद दी थी कि यूनाइटेड काउंसिल के ये रोटेटिंग एक पॉलिसी है सिक्योरिटी काउंसिल की, एक रोटेट करती रहती है प्रेसिडेंसी। तो अगस्त के महीने में इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। ये सिक्योरिटी काउंसिल की एक हायरार्की मूव करती रहती है। इस ज़ाहिर बात है अशरफ गनी के यार ख़ास हैं इंडिया, तो इस मामले को, अफ़गानिस्तान के मैटर को, सिक्योरिटी के मैटर को लेते हुए, मौजूदा हालात को लेते हुए उन्होंने कहा ये बेहतरीन मौका है कि अपनी दोस्ती को कैश किया जा सके। तो हनीफ अतमार ने जयशंकर से बात करते हुए ना सिर्फ उनको मुबारकबाद दी और कहा कि हंगामी इजलास तलब कर लें, क्योंकि इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान के हाथ से बहुत सी चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। अफ़गान हुकूमत के हाथ से बहुत सी चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। तालिबान जिस तरह डिस्ट्रिक्ट के बाद अब सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़े की बात कर रहे हैं और कब्ज़ा हो रहा है और रेगुलर रूटीन में सरेंडर का भी अमल जारी है, जहाँ बहक होने का भी अमल जारी है। दोनों पार्टी, चाहे मुजाहिदीन की फ़ोर्स हो चाहे अफ़गान फ़ोर्स हो, उसके ऊपर सोने पर सुहागा जो काबुल पर हो गया ना हमला, जो डिफेंस मिनिस्टर के घर पे, उसके बाद तो कोई कसर रह ही नहीं गई थी कि दीवारें हिली नहीं हैं बल्कि दरारें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, बुनियादों के अंदर दरारें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो जिसकी बिना पर यह इजलास बुलाया गया है। अच्छा, इस इजलास से मुतल्लिक जो मैटर डिस्कस होने हैं कि वो ये है ना कि तालिबान और अफ़गान अमेरिका फोर्सेस के और नेटो फोर्सेस के जो दोहा मुज़ाकरात थे ना, उसका जो मुआहदा हुआ था उसको वायलेट किया किसने है, और अगर अमेरिका ने वायलेट किया है, जैसे कि लग भी रहा है, जिस तरह की एयर स्ट्राइक्स तवातुर से अमेरिकन एयरफोर्स कर रही है आखिरी दिनों में, उसके बाद क्या चीज़ें इस मुल्क के अंदर रह जाएंगी अफ़गानिस्तान के अंदर जिसकी बिना पर तालिबान को रोका जा सकता है। अफ़गानिस्तान के अमन अमल के हवाले से फ़र्दर स्ट्रेटजी क्या होनी है, ये एक अहम तरीन चीज़ है। इसके अलावा इंडिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि इसकी जो एक सर्टन रेजोल्यूशन पास होगी, उसके बाद एक एलामिया जारी किया जाएगा। उस एलामिया के ऊपर पाबंद होंगी तमाम पार्टीज़, चाहे अफ़गान हुकूमत हो चाहे तालिबान हो, चाहे इसके कि तालिबान कोई
कंट्री वाइड रिप्रेजेंटेशन तो नहीं रखती, कोई रिकग्निशन बकौल अमेरिका के एक सर्टन रिकग्निशन रिक्वायर्ड है जिसकी बिना पर तालिबान डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर रहे हैं। तो उस मौके पर यह अहम तरीन इजलास है और इसमें चीन का किरदार कोई शक नहीं, पाकिस्तान का किरदार साथ है। चीन और पाकिस्तान ने अपने आप को नत्थी किया हुआ अफगानिस्तान के मामला से मैटर से मुतालिक, वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। रूस का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होगा। अमेरिका की बहुत बेइज्जती होने जा रही है इस इजलास के अंदर, और नेटो ममालिक के वो अफराद जो पिछले 19 साल से अफगानिस्तान के अंदर थे। तो ये बात, मार्क माई वर्ड्स, ये होने जा रहा है। उसके बाद तालिबान को बाकायदा तौर पर टेबल पे लाने के लिए, चाहे इसके कि वो पहले भी तैयार थे, लेकिन अशरफ गनी ने हालिया जो स्टेटमेंट 6 महीनों की दी है ना, उसके बाद वो मुतनफ़िर हो गए। और कल तो उन्होंने प्रॉपर, जो मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि प्रॉपर उन्होंने टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशंस की भी इंदिया दे दिया है कि जितनी भी सियासी क़यादत है अफ़गानिस्तान की, स्पेशली अशरफ गनी के जो मोरे हैं, उन सब को तालिबान चुन चुन के निशाना बनाएंगे। और उसकी उन्होंने मिसाल दी कि यह पहला हमला था काबुल के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इजलास से मुतालिक। दूसरी अहम तरीन चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो थंबनेल में जैसे कि वाज़ेह है, वो है कि ईरान को अमेरिका ने बाकायदा एक पैगाम भेजा है। इस पैगाम से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जी, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड वो चीज़ है, वो ये है कि बरतानिया में सीनियर फ़ौजी हुक्काम साबिक और मौजूदा, उन्होंने ये अब आवाज़ें बुलंद करना शुरू की हैं। स्पेशली थिंक टैंक ने ये कहना शुरू किया है, और इसका AP सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एसोसिएटेड प्रेस। वो कह रहे हैं कि पिछले 19 सालों में 450 अफ़गान फ़ौजी, बरतानवी फ़ौजी अफ़गान सरज़मीन पर मरा है। उसके खून का क्या मदावा ये है कि अफ़गानिस्तान 19 साल पुरानी वाली जगह पर आके खड़ा हो गया है। जो 2500 दीगर फोर्सेस के, जिसमें अमरीकी भी हैं और दीगर भी हैं, जो वो बताते हैं, जो वो फ़ौजी मरे हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान से ही लड़ते हुए, अफ़गानिस्तान पे दुनिया की अमलदारी को ज़ाहिर करने के लिए जिन अफराद ने कुर्बानी दी है, जिन फ़ौजियों ने जाने दी हैं, क्या उसका ये हल है भेजो दोबारा? वो कह रहे हैं दोबारा ब्रिटिश फोर्सेस को, यानी बरतानवी को, फ़ौजों को दोबारा भेजें अफ़गानिस्तान के अंदर। और इन तमाम हालात में सिर्फ हवाई हमलों से बात नहीं बनेगी, वो ये भी तनकीद कर रहे हैं, ज़मीनी फ़ौजों के साथ लगें और दोबारा से इन तमाम मामलों को सीधा करें और फिर तरीके से बाहर निकलें। जब ये आवाज़ें आ रही हों, तो उस मौके पर हमने पिछले एक हफ्ते में 3 बाज़ाब्ता राब्ते देखे एंथनी ब्लिंकन के अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी के साथ फ़ोन पर राब्ते हुए। ये टाइमिंग ज़रा आपने जहन में रखनी है कि अशरफ गनी ईरान एक रोज़ा दौरे पे है। इब्राहिम रईसी की वजारत, जो उनका सरकारी ऑफिशियल है, इब्राहिम वर्जन है वो बताता हूँ, इब्राहिम रईसी की ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ऐसा मुमकिन है एक जंग ज़दा मुल्क में जहाँ दर्जनों सैकड़ों अफराद रोज़ जाँ बाग हो रहे हैं, उस सरजमीन के अंदर डिफेंस मिनिस्टर के घर को, NDS के घर को, NDS के ऑफिस को निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ बुचरिंग अपने मैार पर है, जहाँ आम पब्लिक के ऊपर एयर स्ट्राइक हो रही है, स्कूल कॉलेज तबाह किए जा रहे हैं, मदरसे मसाजिद की फुटेज पे फुटेज आ रही हैं। उस मुल्क का सदर अपने हमसाए मुल्क में ओथ टेकिंग सेरेमनी पे जाएगा और उसको मुबारकबाद देगा। ये आप चीज़ चेक करें, ये क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। एंथनी ब्लिंकन की रिक्वेस्ट पर जब रेफ्यूजीज़ का दूसरा प्रोग्राम, जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जो दूसरा प्रोग्राम जो शेयर किया है ना अमेरिका ने, कि रेफ्यूजीज़ की अब एक बड़ी तादाद को 12 से 14 महीने दूसरे ममालिक के अंदर रहना होगा, और उस रहने के बाद उन्हें अमेरिका के अंदर उस प्रोग्राम के तहत रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाएगा। ये इमिग्रेंट वीज़ा नहीं होगा। उस मौके पर मैंने खतरा जाहिर किया था कि ऐसा होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर थर्स्ट आएगी। ईरान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। कल की खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि तुर्की ईरान बॉर्डर बंद हो गया। तुर्की ने 400 अफगानियों को गिरफ़्तार किया हुआ है, इस वक्त उधर किया हुआ है। इस मौके पर, क्योंकि तुर्की का बॉर्डर तो अफगानिस्तान के साथ लगता नहीं है, यूँ तुर्की अफगानिस्तान से लोग निकलते हैं ईरान के बॉर्डर, ईरान से यूँ वापस घुस जाते हैं तुर्की की तरफ, तो बॉर्डर वो वहाँ से लगता है। उस मौके पर अमेरिका की ये ज़रूरत है कि अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहनाते हुए एक बॉर्डर क्रॉसिंग उसको रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान इनकार कर चुका है, उज़्बेकिस्तान इनकार कर चुका है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब इनकार कर चुके हैं, चीन इनकार कर चुका है। चीन ने तो बाकायदा तालिबान से डील तक कर ली हुई है। उस मौके पर ये ईरान है जिससे मदद के लिए अशरफ गनी जा रहे हैं कि प्लीज़ हमारे रेफ्यूजीज़ अब बहुत बड़ी तादाद में आपके पास आने वाले हैं,
जो मौजूदा हालात को देखते हुए, जब कंधार में बाकायदा अनाउंस कर दिया जाए कि तमाम मकामी शहरी यहाँ से निकल जाएं, तो वो कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं, वो कहाँ जाएंगे? फिर वो इसी बॉर्डर क्रॉसिंग के साथ बाहर जाएंगे ना। तो इस मौके पर अशरफ गनी का इधर पहुँचना ये गम्माजी कर रहा है तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं कि अमेरिका ने कहा कि अशरफ गनी अब आप आगे हो, ईरान से हमारे ऐसे तो हालात है नहीं कि हम डायरेक्ट बात कर सकें, आप उनसे बात करें कि ये रेफ्यूजीज़ की जगह दें, क्योंकि अब आने वाले चंद दिन बहुत सख्त हैं जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आपको कुछ और लग रहा है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ अगर दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।